हाँ तो बच्चों, जैसा कि कल हमने बताया था आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, हम एक आपको एक ओवरव्यू देते हैं इसके बारे में कि हमने कहा था कोई एक 2 डायमेंशन में एक वेक्टर था कुछ इस तरह से, एक्स और वाई में कोई पी वेक्टर था और उसका वेक्टर नेम ए, ठीक, या उसकी वेक्टर वैल्यू ए थी, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसके कंपोनेंट फाइंड किए थे ये एंगल थीटा लेकर के। सो दिस इज कॉल्ड ए एक्स, और इस ए एक्स की वैल्यू थी बच्चों ए कॉस थीटा, और ये था आपका ए वाई, और इसकी वैल्यू थी ए वाई ए साइन थीटा, राइट। और हमने इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करी थी। वो वैल्यू क्या क्या थी देखो बच्चों, हमारे पास बच्चों वैल्यू थी कि आप ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, ये कंपोनेंट थे इसके। ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ थी हमारे पास ए कॉस थीटा और प्लस ए साइन थीटा, कुछ ऐसे करके थी वैल्यू। ठीक, लेकिन हमें इनका निकालना था मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बच्चों ये होता है कि मॉड ए इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होती है वैल्यू। तो आप जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू बन करके आती है, लेकिन हमें केवल ये दोनों ही फार्मूले ध्यान रखने थे, क्योंकि इन्हीं दो फार्मूले की सेम अब हम जो आपको नया पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी वैसा ही यूज़ होना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक्स और वाई डायमेंशन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन, यानी कि एक्स वाई जेड में अगर कोई वेक्टर पी है, ओपी है, और उस वेक्टर की वैल्यू अगर ए है या जो भी आप ले लो, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, तो देखिएगा इस नए टॉपिक में। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशंस। बहुत ही रेयरली होता है इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही रेयरली है, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि कॉम्पिटिशन्स में तो बस केवल लॉजिक देखते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी उनका डिफरेंट होता है, इसलिए हमें ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं ये 3 डायग्राम है, 3D डायग्राम है ये, और हमारे पास जो वेक्टर है वो है ओ पी, वही सेम ही रहता है, और इसकी वैल्यू रहती है बच्चों ए। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअल में बच्चों सभी डायरेक्शन के साथ में, मतलब एक्स वाई जेड के साथ में अलग अलग एंगल बनाएगा, तो हम उसमें ना पढ़ते हुए हम केवल इससे पहले वाले टॉपिक से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा ए एक्स, राइट, इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा ए वाई, इसका कंपोनेंट होगा आपका ए जेड। तो हम इसको निकालने की बजाय, क्योंकि हमें हर जगह पर इसमें एंगल सबके अलग अलग लेने पड़ जाएंगे, तो इतने ज़्यादा हम दिक्कत में पढ़ने से पहले हम केवल कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक से। और हम जो इससे पहले निकाल रहे थे कि वेक्टर ए की वैल्यू
देखो ध्यान देना बच्चों, वेक्टर ए की वैल्यू को हम इस तरह के कंपोनेंट में लिख सकते हैं, क्या, ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, ये कंपोनेंट थे, ये था 2 डायमेंशन में, लेकिन अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 डायमेंशन। तो वी कैन राइट दिस वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ए जेड, आ गया अगर आप ध्यान दें। तो अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहें आई जे के टर्म्स में, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पर, ए एक्स आई, ठीक है, प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, ये देखो। तो हम इस तरह से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, ए यानी कि मॉड ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये तो बच्चों हो गया 2 डायमेंशन में, बट यहाँ पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन, तो बस एक और ऐड कर दो, ए जेड स्क्वायर। क्लियर? अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब भाई कॉस, मतलब कॉस इक्वेशन फॉर एनी वेक्टर, सीधी सी बात है। कॉस इक्वेशन फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर। तो देखिए हमने क्या किया, 3 डायमेंशन में फिर वही काम किया हमने, 3 डायमेंशन में एक वेक्टर ए लिया, ए वेक्टर ए वेक्टर ए इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ओ ए, जस्ट इमेजिन, कैसे, आप देखो यहाँ पर एक डायग्राम ले लीजिए, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले तो, ये लीजिए, ऑरिजिनो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ऐसा ए एक्सिस लेंगे जो इससे पहले वाला डायग्राम था, हमने जो 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चुने थे, हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों एक हमने वेक्टर लिया हुआ है ए, ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो ए वेक्टर यानी कि ओपी जो वेक्टर है वो ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना वो वाई जेड प्लेन में है, ना वो केवल एक्स जेड प्लेन में है, वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से है। ये मेरा पेन देख रहे हैं, एक्चुअल में ये वेक्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ओपी है वो हर एक एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल बनाएगा, ठीक है। मान लिया कि इस वाले ओपी ने एक्स के साथ में, ध्यान देना यहाँ पर कि इस ओपी ने, ये आप ओपी मान के चल रहे हैं, इसने इसके साथ में एंगल बनाया अल्फा, अल्फा, ठीक है, ठीक। अब इस ओपी ने, ये एक्चुअल में किसी भी प्लेन में नहीं है, ये एयर में कह सकते हैं, स्पेस में कह सकते हैं। तो इस ओपी ने अब वाई के साथ जो, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड बीटा, एंड फाइनली इस वेक्टर ने जेड के साथ जो एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड गामा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओपी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओपी, तो देखिए ओपी, सो ओपी
वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस जेड के। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो देखिए ओ पी इक्वल टू मॉड कर दें इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम बार बार रिपीट करते हैं कि जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, हम जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमेशा उसके आईजेके के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो थोड़ा सा ओपी को हम छोटा करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखते हैं आर। आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ OP along each axis। बताते हैं क्यों ऐसा करेंगे। अभी हम हर एक का हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। भाई देखो एक्स वाई जेड ये तो फिक्स रहेगा, और फिक्स तो आपका OP भी है, तो हर एक OP का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। तो बच्चों इधर इस तरफ पे देखो क्या आ जाएगा, अगर हम कॉस अल्फा लेते हैं तो बच्चों देखो कॉस अल्फा अगर हम लेते हैं, सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब हमने OP को लिया हुआ है R छोटा करने के लिए, या A, आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। तो हमने R लिया हुआ है, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल क्या है एक्स एक्सिस, और हाइपोटेनियस क्या है आप देख सकते हैं, ये ऐसा लिया हुआ है। क्योंकि हर एक से P से हर एक एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 पर होगा। ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये तो अल्फा है, और ये कुछ भी एंगल हो सकता है। तो x अपॉन R, राइट। दूसरा कॉस बीटा मतलब y अपॉन R, ठीक है। एंड लास्ट वन कॉस गामा z अपॉन R, ये कर लिया। अब एक काम करें, हम कुछ और एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू है इक्वल टू L, इसकी वैल्यू है इक्वल टू M, और इसकी वैल्यू है इक्वल टू N। अब आप इसे नोट करें, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये होल इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है। इसको आप लोग नोट कर लें। तो जब उसके आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, वही इक्वेशन जिसमें हमने कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू लिखी थी। तो एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग या कह सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले स्क्वायर करेंगे एंड फिर उसके बाद एडिंग करेंगे, दोनों सबको सम कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फा करते हैं, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करते हैं, फिर देन कॉस स्क्वायर गामा करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इन सभी की वैल्यू क्या आ रही थी। पहले वाले की L थी तो L स्क्वायर आएगी, दूसरे वाले की M स्क्वायर आएगी, ये थी। फिर क्या था, प्लस लास्ट वाले की N स्क्वायर थी, ये रहा N स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब आप देखो यहां पर कॉस अल्फा की वैल्यू एक और थी, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर, ये एक्स अपॉन क्या थी वैल्यू, वो एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, प्लस ध्यान दो वाई अपॉन आर होल स्क्वायर, प्लस
जेड अपॉन आर, ये गामा है और ये आर है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। अगर आप देखो इनको सेपरेट कर ले तो एक्स स्क्वायर सभी का बेस सेम आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। सो दिस इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल है? अगर आप ध्यान दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थी? वन वो थी आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर पहले से ही है, इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और एल एम एन है क्या? एल एम एन इज द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है, लिख सकते हैं एल कॉमा एम एन आर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। अब देखो आप इससे कंपेयर कर लें, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी ना, कौन कौन सी? सैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। इसके अलावा और भी 10 में पढ़ी है, कॉट पढ़ी, कॉसेक पढ़ी है। तो वैसे एक इक्वेशन इसको और ऐड कर लीजिए कि इस इक्वेशन का कहीं ना कहीं यूज होगा। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, तो देखिए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है। देखिए क्या प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम है या न्यूमेरिकल है, गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब पहला जो सॉल्व करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, पहला फाइंड करना है। एंड सेकेंड हमें फाइंड जो करना है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए, ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखिए सॉल्यूशन है इसका, क्या सॉल्यूशन? तो पहले तो हमें फाइंड करना है मॉड ए। तो मॉड ए निकालना बहुत ही आसान होता है। मॉड ए अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ आई जे के कोफिशिएंट एंड सम, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। इनको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा रूट 45। मे भी आंसर गलत हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको आता है सॉल्यूशन करना तो जरूर आपसे इसको चेक करिएगा। नाउ सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो नाउ कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। और x की वैल्यू क्या बच्चों? भाई x एक्सिस पे तो यही होगा, दिस इज क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ x है और ये डायरेक्शन है i, ध्यान दीजिए देना यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ y है और ये j जो है वो डायरेक्शन ऑफ अलोंग j है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ x अलोंग द x एक्सिस इज 5, ठीक है। और बच्चों r की वैल्यू क्या होगी? r बच्चों हम लोग यही तो निकालते थे, मैग्नीट्यूड, दिस इज r, मतलब रूट 45। सिमिलरली कॉस बीटा मीन्स y अपॉन r, तो y 2 एंड r रूट 45,
cos gamma means z upon r. So z is 4, r √45. ठीक है, ये तो हो गया आंसर। तो वो जो लास्ट इक्वेशन है उसका क्या यूज़ है? अरे उसका यूज़ तब है जब हम कोई उस तरह का न्यूमेरिकल पाएंगे। तो ये आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कहलाते हैं और इनकी वैल्यू हमने निकाल दी। इन्हीं को आप कह सकते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एल एम एन की वैल्यूज है, इसे नोट कर लें आप लोग। हाँ तो बच्चों, अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर में केवल 2 लास्ट टॉपिक बचते हैं। उन टॉपिक्स के नेम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ न्यू टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी 2 वेक्टर को हम किस रूल से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देयर आर 2 रूल। फर्स्ट वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। एंड नंबर 2 इज वेक्टर और स्केलर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब पहले वाले में 2 वेक्टर के बीच में एक डॉट आएगा तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और इस वाले में 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस लिखेंगे तो वहाँ पर होगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इनकी पहचान होती है। या आप एक बहुत ही लॉजिकली अगर बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट वहाँ आता है जहाँ पर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल हो, वेक्टर प्रोडक्ट वहाँ आता है जहाँ पर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो। ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी खास पहचान होती है बिना नाम बताए ही। और सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 11th 12th में, इनका यूज़ होना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। सिंपली स्केलर प्रोडक्ट, या हम इसको ब्रैकेट में लिख दें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमने क्या किया, ए डॉट बी लिया, ए डॉट बी लिया, ये ऐसे, और इसके बगल में हमने एक डायग्राम बना दिया, ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखो हम जैसे जैसे डिफाइन करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ लिखते जाएंगे। तो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, नहीं ये तो बाद में रिजल्ट आएगा। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज डिफाइंड एज, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ये तो हो गया स्टार्टिंग। क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी। अब देखो यहाँ से बीच से डॉट गायब हो गया। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, जैसा जैसा हम फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देते जा रहे हैं ऑफ द 2 वेक्टर्स। ठीक है, एंड द, अब आगे चलते हैं, एंड द कोसाइन मतलब हो गया कॉस एंगल, कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, मतलब इन 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख देंगे। तो ये तो हो गई इसकी कंप्लीट डेफिनेशन और ये हो गया इसका कंप्लीट फॉर्मूला।
नोट कर लें इसको,